टीचिंग और रिसर्च दोनों के ही अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कि जैसे टीचिंग के अंदर क्या रहता है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं, जिसमें आपको मतलब ऐसा लगेगा कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, जिसमें मतलब जैसे आपको कुछ भी पूछ लिया कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब मेरे कहने का कि एक सिचुएशन बना के जैसे हम क्वेश्चन दे देते हैं कि एक क्लासरूम है, उसमें ऐसे ऐसे हो रहा है, या एक रिसर्चर है, वो इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, तो उसको क्या चीज सुटेबल रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ से आ सकते हैं। मतलब सीधा क्वेश्चन आना टीचिंग में से बहुत रेयर है। अगर 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चंस में से लगा लो 1 या 2 क्वेश्चन टू द पॉइंट होगा। अदरवाइज बाकी के क्वेश्चंस में आपको मतलब बहुत ही सोच समझ के बहुत ही सोचना पड़ेगा कि अच्छा ऐसी सिचुएशन में टीचर क्या करेगा या कौन सी स्ट्रेटजी लगाएगा। तो आपको इस तरीके से मतलब डेप्थ नॉलेज चाहिए दोनों में ही, रिसर्च में भी और टीचिंग में भी। ठीक है। अब टीचिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया है कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या होती है। अब एजुकेशन क्या होती है ये आप सबको पता है ना। एजुकेशन क्या होती है मैं ये रीड नहीं करूंगी कि एजुकेशन क्या है। एक लाइन में अगर आपको जानना है तो एक लाइन में हम यही कह सकते हैं कि एजुकेशन इज ऑल अबाउट कि जो भी हम टू टू ड्रॉ आउट, जैसे अगर हम इसका एक मीनिंग ले कि टू ड्रॉ आउट द बेस्ट आउट ऑफ द चाइल्ड, है ना। यानी कि जो भी आपका स्टूडेंट है उसका जो बेस्ट है उसमें से निकालना, है ना। एज अ टीचर अगर हम देखते हैं कि भी टीचिंग क्या चीज है, एजुकेशन क्या चीज है, जब हम किसी को एजुकेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसका अपना तो देते ही देते हैं, अपनी नॉलेज तो उससे शेयर करते ही करते हैं, बट जो उस बच्चे का, अगर आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका सबका अपना अपना अलग अलग बेस्ट होता है ना। कोई बच्चा इंग्लिश में अच्छा है या कोई अलग सब्जेक्ट में अच्छा है, कोई अलग में, तो उनका जो भी बेस्ट है वो बाहर निकालना इज काइंड ऑफ टीचिंग यू आर गिविंग एज अ टीचर। ठीक है। तो ये चीज आ जाती है। देन नेक्स्ट चीज आती है इसके अंदर टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं। हमारे पास 3 टाइप की एजुकेशन होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। ठीक है। ये कभी कभी ये चीजें क्यों करवाई जाती हैं, जैसे अभी मैंने कोलबर्ग की थ्योरी का नाम लिया तो वो भी कहीं से रिलेट नहीं करती है आपके पेपर से, बट दे आर आस्किंग, तो ये आपको पूछा जा सकता है बट अभी तक पूछा नहीं गया है। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, व्हाट इज फॉर्मल एजुकेशन? औपचारिक शिक्षा। बहुत ही इजी है, आप बहुत जगह देखते हो ये That वर्ड। we gain through institutions and in हम्म। schools. That हम्म। is formal education. ओके। इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक। None the things that we learn by experience or in family through our parents, friends, हम्म। those are like informal. That ओके। is informal education. करेक्ट। एंड नॉन फॉर्मल, गैर औपचारिक। नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में ही कंफ्यूजन होती है। फॉर्मल हमें पता ही होता है कि हम जो स्कूल्स में जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, या किसी भी जगह पे जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं, जो एक शैक्षिक संस्थान जिसको हम कहते हैं, इंस्टीट्यूट जिसको हम कहते हैं, वहां से अगर हम फॉर्मली क्या कर रहे हैं, हम खूब सारी फॉर्मेलिटीज पे कर रहे हैं वहां जाने के लिए। फॉर्मल का मतलब क्या है कि हम यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, हमें एक रूटीन है जो फॉलो करना है। ठीक है। एक टाइमिंग है जो फॉलो करनी है। अगर कोई लेक्चर भी है, जैसे मैथ्स का लेक्चर है, तो वो कितने से कितने है वो फिक्स्ड है। एवरीथिंग इज फिक्स्ड इन फॉर्मल एजुकेशन, है ना। कि आपका टाइमिंग आने का कितना है स्कूल में या कॉलेज में या जहां भी है, जाने का कितना है, आपको क्या फॉर्मेट फॉलो करना है, कैसी यूनिफॉर्म पहन के आना है, कौन सा टीचर आपको पढ़ाएगा, तो ये सारी चीजें क्या है, फिक्स्ड होती हैं। एंड हमें काफी सारी फॉर्मेलिटीज वहां पे करनी होती हैं। इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल में हमें कोई भी फॉर्मेलिटी पे नहीं करनी है। जो मम्मी पापा भी हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, मतलब क्लासेस तो नहीं लेते हैं, बट बहुत कुछ हमें सोशली सीखने को मिलता है, जिसमें फैमिली सबसे पहले आती है ना। वो सारी की सारी क्या होती है, हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, जो हमें कहीं से भी शिक्षा मिल रही है। कहीं से भी मतलब अगर मैं कहीं से मतलब किसी के साथ बैठी हूँ तो मैं 2 चीजें सीख रही हूँ वहां से, तो वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर काउंट हो जाती है। ठीक है। तीसरा हमारा नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल इज काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, आप ये कह सकते हो। और इसके अंदर क्या रहता है कि ये होती तो फॉर्मल जैसी है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब जैसे आपकी डिस्टेंस एजुकेशन होती है। डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, प्राइवेट, जहाँ पे आपको जाना नहीं पड़ता, एक रूटीन फॉलो नहीं करना पड़ रहा, मतलब कोई फॉर्मेलिटी पे करनी नहीं पड़ रही, सिर्फ एग्जाम देने जाना आपको।
लेकिन मतलब है भी, आपको शिक्षा भी मिल रही है वहां से, एजुकेशन मिल रही है, बट आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज वहां पे नहीं करनी है। ठीक है, कोई प्लान्ड, कोई ऑर्गेनाइज्ड, कोई सिस्टमैटिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, बस आपको एग्जाम देना है, आपको कोई कोई जाना नहीं है। ठीक है, तो यानी कि फॉर्मल की तरह आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, लेकिन आपको फिर भी वहां पे क्या मिलेगी, एजुकेशन मिल सकती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक सिस्टम जो चलता है उसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो क्लियर हुई ये तीनों? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है किसी को इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल में? ओके, मैक्सिम्स में आपको अभी नहीं करा रही, कल कराऊंगी, क्योंकि एकदम से समझने थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। ओके, अब हम कर लेते हैं टीचिंग मॉडल्स। ये आते हैं पेपर में, ये कहीं भी पूछा जा सकता है, आपको कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। हमारे पास 3 टीचिंग के मॉडल्स होते हैं। ठीक है, टीचिंग मॉडल्स का क्या मतलब है कि जैसे अलग अलग तरीके से पढ़ाना, या आपका वे ऑफ टीचिंग जिसको हम कहते हैं, जो पैडागोजी जो वर्ड है, पैडागोगी भी कह देते हैं, पैडागोजी भी कह देते हैं। सो पैडागोजिकल मॉडल होता है एक हमारे पास, एंड्रोगोजिकल मॉडल होता है एक हमारे पास, ह्यूटोगोजी मॉडल होता है। 3 मॉडल्स हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट। सबसे पहला है पेडागोजी मॉडल। पेडागोजी का मतलब पेडा वर्ड यहाँ जहाँ पे आ गया वहां से आपने बच्चे याद रखना है, यानी कि स्कूल के लेवल तक का जो मॉडल होता है। ठीक है, स्कूल, आप ये तो आप जानते हो कि कॉलेज की स्टडीज में जब टीचर कोई, आप अब आप लोग हो, आप लोग कहाँ जाओगे पढ़ाने के लिए, आप लोग कॉलेज में जाओगे, नेट क्वालिफाई करोगे, तो आपके पढ़ाने में और एक स्कूल के टीचर के पढ़ाने में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? यस मैम होगा। क्या डिफरेंस होगा, मतलब किस तरह का डिफरेंस होगा? Ma'am, the learning tactics or teaching tactics used to teach a हम्म child are different हम्म from that of adult students, right? तो करेक्ट, है उनके ना, कि उनके बच्चों मेथड्स की अलग होंगे। मेथड्स अलग होंगे, बिल्कुल। तो यही चीज डिफरेंस है पैडागोजी और एंड्रोगोजी में। एंड्रा मीन्स एडल्ट लर्नर्स, ठीक है, जो आप लोग करोगे, और पेडा मीन्स चाइल्ड लर्नर्स, चाइल्ड कह सकते हो या आप अप टू स्कूल एज कह सकते हो। अब पेडागोजी का खास चीज क्या है कि वहां पे लर्नर जो है वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है ना, कि जब तक टीचर स्कूल में, टीचर जब तक हमें एक चैप्टर नहीं कराता हमारी फेयर कॉपी में या हमारी जो भी नोटबुक होती थी उसके अंदर, हमने खुद से नहीं किया कभी भी। जब टीचर करवाएंगे तब हम करेंगे, या जो चीज सिर्फ क्लास में करवाई गई है हम वही पढ़ के जाते हैं या वही करके जाते हैं एक्स्ट्रा से, या अपने आप से पहले ही कर लेना, ऐसा नहीं करता है लर्नर। लर्नर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द टीचर। जो भी टीचर कहेगा या उसकी जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, उसके जो भी चीजें वो करवाएगा, बच्चा वही उतना ही करेगा। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा बच्चे क्या कहते हैं, ये मेरी मैम ने नहीं कराया तो ये मैंने नहीं करना, है ना, यानी बच्चे ने वही पढ़ना है जो मतलब टीचर ने करवा दिया। दैट इज पेडागोजिकल मॉडल, जहाँ पे एक टीचर की एज अ टीचर, जहाँ पे अगर आप स्कूल में जाते हो तो एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर बच्चे की कॉपी में एक गलती भी आपने छोड़ दी तो वो आपकी मिस्टेक है कि आपने उसको करेक्ट नहीं किया, क्योंकि बच्चा तो उसको एज इट इज सीख लेगा। ठीक है, सो वहां पे लर्नर क्या है, कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रक्टर और द टीचर। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये मोस्टली क्या होती है, सेल्फ डायरेक्टेड होती है। क्यों? क्योंकि अब आपका लर्नर क्या है, एडल्ट लर्नर है। आप अगर कुछ गलती छोड़ भी दोगे तो वो खुद करेक्ट कर लेगा। ठीक है, या आप अगर उसको कोई गाइडेंस नहीं भी दोगे या आपने लेक्चर नहीं भी लिया, कॉलेज में बहुत बार होता है कि हम मोस्टली कई बार नहीं भी अटेंड करते कोई लेक्चर, या मोस्टली ऑफ रख लेते हैं या कर लेते हैं, या टीचर नहीं आ रहा है, लेक्चरर नहीं आ रहे हैं, बिजी हैं, तो हम खुद से भी पढ़ लेते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम उन पे ही डिपेंडेंट है तो हम पेपर में जाएंगे ही नहीं कुछ करके अगर टीचर ने नहीं कराया। कॉलेज टाइम पे ये चीजें नहीं होती, आपको भी पता है। सो दैट इज कि आपका जो यहाँ पे जो लर्नर रहेगा वो कंप्लीटली सेल्फ डायरेक्शन के थ्रू पढ़ सकता है। डिफरेंस समझे पेडागोजी मॉडल और एंड्रोगोजी मॉडल में? यस मैम। सबको यस क्लियर है? मैम। वेरी इजी, है ना। बस स्कूल लेवल का और कॉलेज लेवल का। अब देखो इसी से ही आप आगे फर्दर आप अपना अगर सोचते हो कि आपके जो मेथड्स होंगे, जो स्ट्रेटजीज होंगी, वो अपने आप ही चेंज हो जाएंगी। जैसे स्कूल लेवल पे हम लेक्चर मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। क्यों नहीं देते? बच्चा लेक्चर से नहीं समझता, बच्चा एक्टिविटी से समझता है। ठीक है, स्कूल में आप देखोगे ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं, ज्यादा ऐसा होता है कि बुक्स में भी बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, सो दैट बच्चा अट्रैक्ट रहे उसकी तरफ, और बच्चा मतलब अटेंटिव रहे क्लासरूम में। सो इस वजह से हम ये चीजें करते हैं, तो हमारी स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है एडल्ट लर्नर
के साथ हम आराम से, अभी देखो जैसे हम तो फेस टू फेस भी नहीं है ना, कैमराज ऑल्सो ऑफ, तो हम हमें कोई ऐसा कि मुझे कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता कि मैं आपका इंटरेस्ट क्रिएट करूं क्लासरूम के अंदर। यू आर एडल्ट लर्नर, तो आपको खुद से पता है कि आपको क्लास में कितना अटेंटिव रहना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं इसके अंदर, तो हम यहाँ पे लेक्चर मेथड को प्रेफरेंस दे सकते हैं एडल्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ह्यूटागोजी मॉडल। ह्यूटागोजी मॉडल वो है जो आप अभी कर रहे हो। ह्यूटागोजी मॉडल अभी कर रहे हो नहीं, मतलब यूजुअली आप करते हो। ठीक है, अभी तो आप कर रहे, क्या कर रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो। बट अगर आप ऐसी ऑनलाइन एजुकेशन लेते हो जो आजकल चल रही है ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब जितनी भी लर्निंग जैसे हम ट्यूटोरियल से सीख लेते हैं, जहाँ पे कोई टीचर नहीं है बट आपने अपने आप से सीख लिया। जैसे बहुत सी चीजें आप यूट्यूब से सीख लेते हो, कि मान लो मैंने ये डिश बनानी सीखी है बट आपने कहीं कोचिंग क्लासेस नहीं ली, मैंने बस यूट्यूब से देखा और मैंने बनाया और मैंने सीख ली। या मैंने ये वाला टॉपिक ना यूट्यूब से देख लिया और सीख लिया। तो या फिर कोई मैटर पढ़ लिया, कोई आर्टिकल पढ़ लिया, वहां से सीख लिया। यानी कि ऑनलाइन जितना भी आपके पास कंटेंट होता है, विदाउट एनी टीचर जब आप उससे कुछ सीखते हैं, वो हमारा ह्यूटागोजी मॉडल में आता है। ये आपके खुद के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई डिग्री कर रहे हो उसको करने के लिए ही आप ये एजुकेशन ले रहे हो। आप अपनी खुद की सेल्फ डिटर्मिन्ड लर्निंग मीन्स मुझे सीखना है। जैसे मान लो अगर मुझे कल दिन लगे कि मुझे तो पेंटिंग सीखनी है, या मुझे तो ऐसा कुछ सीखना है, बस मतलब मुझे लग रहा है मुझे सीखना है, तो इफ आई वांट टू लर्न तो मैं वो कर सकती हूँ, ऑनलाइन से आराम से कर सकती हूँ। दैट इज ह्यूटागोजी मॉडल। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर आपका टीचर जो है वो एज सच फॉर्मेलिटी की तरह भी नहीं होता है। यानी कि ये टीचर सेंटर्ड लर्निंग नहीं होती है, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ टीचर होती है। इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं होता, आप कहीं से भी जो नॉलेज शेयरिंग रादर देन नॉलेज होल्डिंग, यानी कि कहीं भी कोई भी नॉलेज शेयर कर रहा है, ठीक है, जैसे यूट्यूब पे हर कोई कर रहा है आजकल नॉलेज शेयर, तो आप वहां से पढ़ लेते हो, तो वो आपका ह्यूटागोजी मॉडल है। क्लियर? Yes, तीन ma'am. जी मॉडल्स मैम। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये मैंने एक बेसिक सा टेबल दिया है जहाँ पे आप देख सकते हो कि पैडागोजी, एंड्रोगोजी और ह्यूटो, वैसे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो मैंने बता दिया आप ये देखो, टीचिंग के अंदर आपको रटना नहीं है। टीचिंग के अंदर जो चीजें मैं बोलूंगी आपको उनको दिमाग में बिठाना है और समझना है चीजों को। ठीक है, अब इसके अंदर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इमेच्योर इन लर्निंग एक्सपीरियंस है ना, आपका जो लर्नर है वो कैसा है, मेच्योरिटी ऑफ लर्नर कैसी है, अप टू 18 ईयर्स ओल्ड लिखा है, यानी कि स्कूल लेवल तक जितना हमें गाइडेंस देनी पड़ती है बच्चे को, सो दे रिक्वायर सिग्निफिकेंट गाइडेंस इन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे एंड्रोगोजी में आपको एडल्ट लर्नर चाहिए, ह्यूटागोजी में भी आपके एडल्ट लर्नर्स हैं जो खुद से सीख लेते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड है यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी आपके रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेने वाले जो लर्नर्स हैं कॉलेज लेवल पे जब हम करते हैं वो सारे हैं। देन स्टूडेंट्स मोटिवेशन फॉर लर्निंग, यानी कि किस तरीके की मोटिवेशन चाहिए, यहाँ पे पेरेंट्स या लॉज रखने पड़ते हैं हमें कि पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स होती है जो बच्चे को मोटिवेटेड, वरना कौन सा बच्चा जो स्कूल जाना चाहता है, हर बच्चा यही कहता है मुझे स्कूल नहीं जाना है ना, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, या वाई शुड आई स्टडी। तो उनको मोटिवेटेड रखना पड़ता है यहाँ पे पेडागोजी के मॉडल के अंदर। बट यहाँ पे हम सेल्फ मोटिवेशन होती है, यानी कि इंट्रिंसिक होती है, इंट्रिंसिक का मतलब आंतरिक तौर पर हम प्रेरित होते हैं कुछ करने के लिए कि मुझे पढ़, अब आप लोग चाहते हो आपको प्रोफेसर बनना है, आपको नेट क्वालिफाई करना है, सो दैट इज आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो खुद से आए हो यहाँ पे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लेके आई, आपके पेरेंट्स ने कोई आपको जबरदस्ती ये क्लास में नहीं भेजा है कि पढ़ो और आपको ये करना ही करना है। तो एंड्रोगोजी और ह्यूटागोजी में दोनों में ही ये इस तरीके की चीजें रहती हैं। देन रोल ऑफ लर्नर एक्सपीरियंस इन लर्निंग प्रोसेस, कैसा रोल रहता है यहाँ पे, जो रोल है वो एक मतलब आपको जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, तो लिटिल लाइफ और लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्न, यानी कि लर्नर का थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है, इतना कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे लर्नर जो है इट ब्रिंग्स रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस टू क्लासरूम। ठीक है, यानी कि हमारे जो टॉपिक्स हैं या कह लीजिए जो चीजें हैं वो हमें प्रोफेशनल चीजें हम ज्यादा सीखते हैं कॉलेज लेवल पे, जो हमें आगे जाके करनी होती है, तो हम बड़े एक्सपीरियंसेस लेते हैं। यहाँ पे भी वेरी हाई लेवल होता है, यानी ये तो हम खासतौर पे लेते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें नई चीज सीखनी है ह्यूटागोजी में। तो ह्यूटागोजी में ऑब्वियस सी बात है कि मैं कोई बड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ वो। ठीक है, देन रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर, अब टीचर का क्या रोल है यहाँ पे पैडागोजी में, इसको मतलब पूरा डिजाइन करके जाना पड़ेगा क्लास में। जैसे आपने देखा ही होगा कि स्कूल लेवल पे टीचर्स लेसन प्लान बना के लेके जाते हैं,
कि प्रॉपर उनको पता होता है आज मैंने क्या टॉपिक पढ़ाना है, कितना कंटेंट कराना है, बच्चे को क्वेश्चन आंसर कैसे कराना है, क्या लिखाना है, होमवर्क क्या देना है। तो स्कूल में एक फॉर्मेट होता है जो टीचर को ऑलरेडी डिसाइड करके जाना होता है। यहाँ पे आप अपने बच्चों को कॉलेज लेवल पे आप गाइडेंस भी दे सकते हो कि देखो ये चीज ऐसी है, ऐसे पढ़ लेना है इसको, ठीक है। करिकुलम की गाइडेंस भी दे सकते हो, या इस तरीके से मतलब पूरा लाइन टू लाइन आपको ऐसा कुछ नहीं पढ़ाना पड़ता। देन यहाँ पे भी आप एक मेंटर या एक कोच की तरह काम करते हो। जैसे मैंने कहा यूट्यूब का आपको एग्जांपल दिया, ह्यूटागोजी के लिए तो वो बेस्ट है, क्योंकि वहां पे एज अ मेंटर एज अ कोच आप जो चीज सिखा दोगे, बस इतना इंस्ट्रक्ट कर दोगे कि देखो ये चीज ऐसे पॉइंट्स में बताते हैं कुछ लोग जैसे 5 मिनट में भी चीजें बता देते हैं ना, 5-5 मिनट की भी वीडियोस ट्यूटोरियल्स होती हैं। तो उस तरीके से आप जो इंस्ट्रक्शंस देते हो वो ह्यूटागोजी है। लास्ट, अवेलेबिलिटी इन ऑनलाइन एनवायरनमेंट। अब देखो ये पॉसिबल है ऑनलाइन एनवायरनमेंट में, ठीक है। K-12 ऑनलाइन ऑप्शन आर ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी, यानी कि आजकल फ्लिप्ड क्लासरूम का मॉडल है। कोई बताएगा फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? हम्म, एनीबॉडी? Yes, ma'am. फ्लिप्ड क्लासरूम where projectors are used और blackboards are used, जो कि online method होता है। उसमें ऑफलाइन कुछ नहीं होता। नहीं, both way से पढ़ाते हैं, online and यस, offline दोनों। राइट राइट, बोथ वे से पढ़ाते हैं, उसको हम फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं। हमारे पास एक और वर्ड आता है, अच्छा कई वर्ड्स होते हैं हमारे पास ना, जैसे एक तो होता है आपके पास ऑनलाइन, है ना, आप कहते हो मैम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ऑनलाइन के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल का भी वही मतलब होता है। वर्चुअल मतलब क्लासरूम तो है बट रियल नहीं है, यानी कि रियल मतलब मेरे सामने, जैसे इस वक्त आप वर्चुअल क्लासरूम में हो, है ना। और ये जो मैंने वर्ड अभी आपको बोला कि क्या होता है कि फ्लिप्ड क्लासरूम, इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड मतलब ब्लेंड ऑफ बोथ, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। जब एक क्लासरूम के अंदर, जैसे पहले जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी, तो ऑफलाइन के अंदर बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, है ना, मैं बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, बट हमारे क्लास में एक कैमरा या एक फोन अटैच रहता था हमेशा, उस पे कुछ बच्चे ऑनलाइन भी लिंक्ड होते थे, जिनको मेरा लेक्चर ऑनलाइन भी जा रहा है और प्लस ऑफलाइन भी जो बच्चे बैठे हैं वो भी सुन रहे हैं या वो भी देख रहे हैं, बोर्ड पे मैं पढ़ा रही हूँ तो वो भी नोट डाउन कर रहे हैं। सो दिस इज बोथ, यानी कि ऑनलाइन भी आप पढ़ा रहे हो, आप ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हो, तो वो ही फ्लिप्ड क्लासरूम का मॉडल होता है। तो कहता है कि स्कूल के लिए ये पॉसिबल है कि आप दोनों ही चीजें करा पाओ। देन एंड्रोलॉजी में आप बहुत ही अच्छे से वेल सूटेड फॉर ऑनलाइन एनवायरनमेंट, जैसे आपने देखा ही है कि आजकल तो हो ही रहा है ऑनलाइन, है ना। एंड यहाँ पे भी ये वेल सूटेड है। जो ह्यूटागोजी है वो तो है ही ऑन, आप कहीं से भी बिना टीचर के कहाँ से सीखते हो, इंटरनेट से ही सीखते हो, तो ह्यूटागोजी तो है ही सारा ऑनलाइन। एंड फॉर्मल ऑनलाइन क्लासरूम इज एन ऑप्शन बट नॉट रिक्वायर्ड। तो फॉर्मली भी आप एजुकेशन यहाँ से ले सकते हो, जैसे मैंने स्वयं वगैरह प्लेटफॉर्म्स आपको बताए। बट अगर आपके पास यूट्यूब या कहीं और ये चीजें अवेलेबल हैं बिना टीचर के भी, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती फॉर्मल एजुकेशन की देन, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा सारा डिफरेंस था बिटवीन पैडागोजी, एंड्रोगोजी एंड ह्यूटागोजी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब ये बताओ एंड्रोगोजी और ह्यूटागोजी में क्या डिफरेंस है? हुँ? दोनों में एडल्ट लर्नर है, ये हमें पता लग गया। Ma'am, there the teacher is present, हम्म, but in किसमें? Heutagogy, no हम्म, formal teacher or lecturer is supposed to be present. They can get education from any online platform like YouTube or anywhere. राइट, ठीक है, यही डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। बाकी आपको क्लैरिटी हो गई होगी तीनों के अंदर, क्योंकि बाकी चीजें डिफर कर जाती हैं, बट इन दोनों के अंदर ये चीज याद रखनी है कि उसमें टीचर की रिक्वायरमेंट है आपके एंड्रोगोजी के अंदर, लेकिन ह्यूटागोजी के अंदर कोई सच फॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं है कि टीचर हो ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं हर बार बोलती हूँ, हर बार मोस्टली क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन आता है इसके से, तो ये है लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, शिक्षा के स्तर या शिक्षण के स्तर। हमारे पास 3 स्तर होते हैं, यानी कि 3 लेवल्स हैं हमारे पास, किसके? टीचिंग के। यानी जब भी मैं टीच कर रही हूँ और एक बच्चा नॉलेज ले रहा है यानी लर्न कर रहा है, जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है,
उसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से लेवल्स होते हैं जिसपे आप बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड करते हो? नंबर 1 इज मेमोरी लेवल। देखो मेमोरी का मतलब क्या होता है? स्मृति स्तर हम इसको हिंदी में बोलेंगे। स्मृति का मतलब, मेमोरी का मतलब जितनी चीजें हम सिर्फ मेमोराइज करते हैं। मेमोराइज का मतलब, अब जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ सब्जेक्ट्स आपके, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिनमें आपको रटना पड़ेगा। आईसीटी में भी मैंने आपको एब्रिवेशंस दी, और या फिर यूनिट्स, मेमोरी के यूनिट्स आपको बोला कि इनको रट लेना। ठीक है, कई चीजें मैंने बोला कि इनको रट लेना है ना। जैसे स्कूल में भी हम क्या करते थे? टेबल्स रट लेते थे, फॉर्मूलाज रट लेते थे। तो काफी हमारा नॉलेज का कंटेंट ऐसा होता है जिसे हमें सिर्फ रोट मेमोराइजेशन करनी होती है ना, यानी रटना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। यानी जहां आपको बच्चे को सिर्फ वो चीजें प्रोवाइड करनी है विच आर जस्ट टू मेमोराइज। ठीक है, ये किसने दिया था? सबसे पहली चीज है, ये हर्बर्ट ने दिया था। ठीक है, हर्बर्ट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ एमएलटी। कई बार पेपर में ना एमएलटी भी लिखा होता है, सो यू नीड टू रिमेम्बर कि एमएलटी क्या है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। ठीक है, तो ये हर्बर्ट ने दिया था। दूसरा, ये सबसे पहली स्टेज होती है, यानी कि हम सबसे पहले रटना ही शुरू करते हैं किसी भी टॉपिक में। हम पहले, चाहे उसका नाम है, चाहे उसके टाइप्स हैं, चाहे उसके पार्ट्स हैं, हम उनके नेम्स लर्न करने शुरू करते हैं। अगर मैं बॉडी पार्ट्स बोलूं बच्चे को या कुछ तो वो नेम तो रटेगा ही ना कि इसको ये कहते हैं, है ना। तो उस तरह से ये इनिशियल क्या है? स्टेज है टीचिंग की। then it induces the habit of rote memorization of facts and bits of information। तो जो छोटी छोटी जो भी इंफॉर्मेशन होती है या जो भी तथ्य है, जैसे फैक्ट्स होते हैं, बच्चा उनको रटना शुरू करता है इसके अंदर। देन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स हियर। स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या होता है? उद्दीपक अनुक्रिया हम कहते हैं, यानी कि कोई भी चीज जैसे टू द पॉइंट। टू द पॉइंट, जैसे मैं अभी कह रही थी कि टू द, जैसे जीके का सब्जेक्ट होता है, जीके में क्या आपको कुछ समझना होता है या रटना होता है? हम रटना होता है, मेमोराइज करना। हाँ, पूरा आपको रटना ही होता है। एंड थैंक गॉड आपके यूजीसी में जीके नहीं है, वरना जीके इज वेरी वास्ट। आपको इतना कुछ रटना पड़ता है। बाकी एग्जाम्स में जैसे हम देखते हैं जीके होता है, इवन स्टेट वाइज भी होता है। हिमाचल का पेपर दोगे तो हिमाचल जीके पूछेगा, हरियाणा का दोगे तो हरियाणा जीके पूछेगा, चंडीगढ़ का दोगे तो यहाँ का जीके पूछेगा। मतलब एरिया पूछ लेगा, कितना है, क्या है ना। बेसिक सी चीजें जो आपको रटनी पड़ती हैं। तो रटने का मतलब है, क्वेश्चन क्या होगा? डायरेक्ट होगा। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि वो पूछेगा कि हाँ जी ये वाला प्लेस चंडीगढ़ में कहाँ पे है, तो डायरेक्ट आपको बिना सोचे समझे आपको जस्ट एक टिक करना है। उसी को हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चनिंग एंड डायरेक्ट द जो है उसका रिस्पॉन्स रहेगा। आपको उसके अंदर कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस रटा हुआ है तो आपको बस टिक कर देना है। ठीक है, सोचना नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि टीचिंग और रिसर्च में आपको पेपर में बैठ के सोचना पड़ेगा, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट्स के अंदर आपको इतना स्ट्रेसफुल नहीं होगा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस होंगे, आप सीधा टिक कर सकते हो। ठीक है, उसी चीज को हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हैं। Then last चीज, it enables the learner to retain and also to reproduce the learned material whenever required। तो रटने से क्या होता है? जैसे आज भी हमें टेबल्स, अब हमने कल उस दिन नंबर सिस्टम किया था, तो हमें 8 और 16 का टेबल, या कह लीजिए 2 का टेबल, जो भी मतलब वट एवर, जहां भी हमें आज भी रिक्वायरमेंट होती है किसी फॉर्मूला की या किसी भी चीज की, तो हम आज भी रिकॉल कर सकते हैं। मतलब मेमोराइज करने का मतलब क्या होता है? कि ताउम्र उसको, आप चीज को याद रखें और जब भी आपको जरूरत पड़े आप उस चीज को अपने ब्रेन से रिटेन करने की कोशिश करें, रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेमोरी लेवल क्लियर है क्या है? यस मैम। एवरीबॉडी, सबको क्लियर है? हाँ जी मैम। ओके, सेकंड आपका आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब नाम से पता लग रहा है बोध स्तर कहेंगे हम इसको हिंदी में। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। अब वो चीजें आ जाती हैं जो टीचर समझाता है। अभी तक तो वो चीजें थी जो टीचर सिर्फ बताता है, यानी बता दिया कि ये एरिया इतना है, ये चीज इतनी है, तो बच्चे ने रट लिया। ठीक है, अभी वो चीजें आती हैं जो टीचर समझाएगा कि देखो ये चीज ऐसी है वैसी है। जैसे फॉर्मूला अप्लाई करना तो टीचर को समझाना पड़ता है ना। फॉर्मूला है क्या, वो टीचर ने बता दिया, कॉपी में लिखवा दिया, बच्चे ने रट लिया। बट फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, ये टीचर क्या करेगा? समझाएगा, एग्जाम्पल देके समझाएगा, इलस्ट्रेट करेगा उस चीज को। ठीक है, तो ये पहली चीज, पहले पॉइंट क्या कहता है कि ये किसने दिया है? इट इज गिवन बाय मॉरिसन। ठीक है, वो हर्बर्ट ने दिया था, ये मॉरिसन। ये आपको एक बार मैचिंग भी आई थी पेपर में कि कौन सा लेवल जो है वो किसने दिया था। ठीक है, तो ये मॉरिसन ने दिया था। एंड इसमें आपको दोनों ही चीजें यूज करनी पड़ती हैं, मेमोरी प्लस इनसाइट।
इनसाइट का मतलब क्या होता है? इनसाइट का मतलब होता है सूझ, समझ जिसको हम कहते हैं। तो इसमें आपको अपनी समझ भी लगानी पड़ती है। समझ इन द सेंस आपको ब्रेन यूज करना पड़ता है। मेमोरी में, मेमोराइजेशन में आपको ब्रेन यूज नहीं करना पड़ता। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितने भी प्रिंसिपल्स लर्न करने हैं, जनरलाइजेशंस लर्न करनी है, फैक्ट्स जो है उनको कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। ठीक है। देन आपका आता है कि आपको इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप करता है ये, यानी कि आपका दिमाग जो है वो और ज्यादा तेज होता है, इससे विकसित होता है। और ये किसी भी सब्जेक्ट की मास्टरी करवाने के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे उतरना पड़ता है एक टीचर को। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि इसमें एक्टिव रोल दोनों का होता है, यानी कि टीचर और जो स्टूडेंट है दोनों का ही एक्टिव रोल रहेगा। जैसे इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को, है ना, समझ रहे हो आप और मैं समझा रही हूँ, तो आप भी उतने ही एक्टिव हो जितनी मैं, हालांकि बोल मैं रही हूँ लेकिन आप भी मुझे उतना ही एक्टिवली सुन रहे हो। ठीक है। सो इसके अंदर लर्नर एंड स्टूडेंट दोनों ही इक्वली अटेंटिव होते हैं। और जो हमारा ऊपर का लेवल है उसमें कौन अटेंटिव होगा? मेमोरी लेवल में, क्लासरूम में अगर मैं कुछ बस रटने वाला मैंने बता दिया तो आप स्टूडेंट। क्या? स्टूडेंट स्टूडेंट। हाँ। कैसे? अगर स्टूडेंट है तो कैसे, अगर टीचर है तो कैसे? स्टूडेंट होगा तो उसको सुनना पड़ेगा और अंडरस्टैंड, मतलब मेमोरी उसको लर्न करना है वो चीजें, तो हम्म। इसलिए स्टूडेंट। हम्म। टीचर को ठीक है। तो पढ़ के देखो, बताना पड़ेगा। हाँ पढ़ के बताएं, बट जब तक टीचर पढ़ के नहीं बताएगा बच्चा नहीं रट पाएगा उस चीज को। और रटने की चीजें क्या होती हैं, हम लेटर ऑन भी कर सकते हैं। इसके अंदर देखो टीचर ज्यादा एक्टिव रहेगा। अगर आप एक जीके की क्लासरूम में जाओगे तो बच्चा सिर्फ नोट डाउन, मतलब बच्चा अटेंटिव होता है नो डाउट, बट लेस अटेंटिव देन द टीचर, लेसर अटेंटिव, क्योंकि वहां पे समझना नहीं है, बस लिख लेना है उसको। उसमें अपना ब्रेन या एक्टिवली उसको यूज नहीं करना है, बस लिख लेना है उसको। रट तो वो जब मर्जी रट सकता है, मतलब रटने की, लेकिन समझने की जो चीज होती है उसमें उसी वक्त आपको उतना ही अटेंटिव रहना पड़ता है जितना कि टीचर को अटेंटिव रहना पड़ता है। अटेंटिव यहाँ भी दोनों ही रहते हैं, मतलब मेमोरी लेवल में, बट टीचर इज मोर अटेंटिव देन द चाइल्ड, देन द स्टूडेंट। ठीक है। देन तीसरा आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया है। ठीक है, तीनों अलग अलग ने दिए हैं, तीनों के नाम याद रखना है। फर्स्ट वन किसने दिया था? हर्बर्ट ने मैम। ने दिया था, सेकंड वन? सेकंड मॉरिसन एंड थर्ड इज हंट। हंट मॉरिसन। जी। ठीक है, तो थर्ड वाला हंट ने दिया है। हंट कहता है कि जो हमारा हाईएस्ट लेवल है पहली बात तो, और जो हमारा यूएलटी है और एमएलटी है उसका, उसको मिक्स करके अब बच्चे ने सीख लिया। अब देखो जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारे 3 लेवल्स हैं टीचिंग के। ठीक है। आपने रट लिया कि मैम ने बताया, नेम्स भी रट लिया आपने, अभी रट लिए देखो कि हर्बर्ट ने दिया, मॉरिसन ने दिया और हंटर ने दिया। ये आपका हो गया मेमोरी लेवल। मैंने समझा भी दिए कि ये होते क्या है, आपने समझ भी लिए। सो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी हो गया। नाउ यू कैन रिफ्लेक्ट दिस इन योर एग्जाम। अब आपको जब इस चीज पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आज के बाद, जब भी आप एक क्वेश्चन देखोगे लेवल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर, तो आप उसको क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे, यानी अपनी नॉलेज को रिफ्लेक्ट कर पाओगे वहां पे। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। ठीक है। यानी यूएलटी और एमएलटी के लेवल्स पे जो भी बच्चा सीखता है, चाहे उसने रटा है चाहे उसने समझा है, उस चीज को वो जब भी उसके सामने उस चीज के रिगार्डिंग, उस टॉपिक के, उस कंटेंट के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, यानी कि अपनी नॉलेज को वहां पे दर्शा पाएगा, दिखा पाएगा या रिफ्लेक्ट कर पाएगा। सो इसीलिए इसको प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। ठीक है। और ये दोनों को इंक्लूड करता है, यूएलटी और एमएलटी दोनों को ही। और जो भी स्टूडेंट है वो एक तरह से ये रिसर्च अप्रोच होती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि जो भी आपने, जितना भी आपने पढ़ा है, जो भी उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कर पाते हो। देन क्लासरूम में, इन क्लासरूम एनवायरनमेंट इट इज टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट, यानी कहने का मतलब है जब भी बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है या आप बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछते हो, मतलब मैं टीचर हूँ तो मैंने अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा, इट शुड बी ओपन टू ऑल एंड इट शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी कि
बच्चे को एक खुला एनवायरनमेंट देना। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही, जैसे पहले कई बार क्लासरूम्स में ऐसा होता है कि कुछ ही बच्चे होते हैं जिनको आंसर आता है और टीचर बस उन्हीं से ही पूछते हैं, ऐसा नहीं। आपको एक ओपन एनवायरनमेंट देना होता है और बच्चे को मोटिवेटेड रखना होता है और एक्टिव रखना होता है, इसलिए हम बार बार क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर जो प्लेस होता है वो प्यूपिल का प्राइमरी होता है, यानी जो स्टूडेंट है वो ज्यादा एक्टिव रहेगा रादर देन टीचर, ठीक है। अब हम अगर मैंने आपको टेस्ट दिया तो ऑब्वियस है टेस्ट तो आप ही करोगे ना, मैं आराम से बैठूंगी, वहां पे मेरा कोई पार्ट ही नहीं है। हार्डली आप मुझसे कुछ पूछ सकते हो, बट उसके अलावा मेरा कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। जब आप अपनी नॉलेज को रिफ्लेक्ट करोगे तो टीचर का जो है सेकेंडरी प्लेस हो जाएगा, और आपका यानी एज अ स्टूडेंट जो है वो प्राइमरी प्लेस हो जाएगा, यानी कि मोर एक्टिव कौन होगा यहाँ पे, स्टूडेंट होगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तीनों लेवल्स क्लियर हैं? Ma'am, the student will use the memory and understanding to reflect. राइट, बिल्कुल सही। आप यही करते हो ना। अब आप जैसे पेपर में बैठोगे तो वहां पे कुछ आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। देखो ये जो लेवल है ये आपको सारा फैक्चुअल डेटा देता है। फैक्चुअल मतलब सिर्फ तथ्यों पर आधारित कि ये चीज सही है या नहीं है, ये चीज कैसी है, कुछ ऐसी नॉलेज आप यहाँ से लेके जाओगे। बाकी कुछ ऐसी नॉलेज लेके जाओगे जिसमें आपको चीजों को समझना होगा, ठीक है। वहां पे आप क्वेश्चन को समझोगे, पढ़ोगे, थोड़ा टाइम लोगे, वो वाले भी सॉल्व करके आओगे। तो दोनों ही रिफ्लेक्शन है। क्लियर Yes, ma'am. टू एवरीवन? किसी को कोई कुछ ना समझ में आया हो, कोई भी पॉइंट? क्वेश्चन आता है यहाँ से और इजी होता है। कोई आपने देखो आप पढ़ ही लिए तो आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है या कुछ है, आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है डायरेक्टली, बट हाँ इनडायरेक्टली कहीं भी ये चीज पूछी जा सकती है कि जो प्रोसेस है हमारा टीचिंग लर्निंग का, जो प्रोसेस है वो शुरू से आज तक कैसा देखा जाता है, यानी कि हाउ इट इज सीन। अगर आप अप्रोच करते हो तो कैसे अप्रोच करते हो। देखो पहले इसे बाइपोलर प्रोसेस कहा जाता था, मतलब कि सिर्फ दो तरफा, दो दो चीजें मतलब आपको चाहिए इसके लिए, दो पिलर्स चाहिए इसके लिए, एक टीचर और दूसरा स्टूडेंट। मतलब पहले ये माना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो टीचिंग लर्निंग का आया था उसके अंदर ये माना जाता था कि भाई टीचिंग लर्निंग के लिए सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का होना जरूरी है, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, ठीक है। देन उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या आया, इसे ट्राइपोलर कहा जाने लगा, ठीक है। ट्राइपोलर का क्या मतलब हो गया कि तीन चीजें चाहिए जी हमें, सिर्फ टीचर और स्टूडेंट नहीं चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे ना तो ये गुरुकुल सिस्टम में सेट बैठता है कि गुरुकुल में बस एक टीचर होता है, स्टूडेंट वो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, वेद पढ़ा रहे हैं या जो भी उनका मतलब एक पर्टिकुलर करिकुलम नहीं होता था, कुछ भी वो सिखा देते थे कि ईमानदारी क्या है, या आज इस कॉन्सेप्ट पे पढ़ लेते हैं हम, कोई कहानी सुना दी उन्होंने, इस तरह से। लेकिन फिर उसके बाद एक करिकुलम सेट होने लगा, यानी कि पाठ्यक्रम। तो तीसरी चीज उन्होंने ये इंपॉर्टेंट कर दी कि देखो ट्राइपोलर होता है जो हमारा टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है, उसमें टीचर और स्टूडेंट के साथ साथ हमें पढ़ना क्या है एग्जैक्टली हमें वो भी चाहिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आज की डेट में इसे क्या देखा जाने लगा, क्वाड्रिक पोलर, यानी कि 4 पिलर्स होते हैं, कहता है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के। क्या क्या, टीचर, लर्नर, करिकुलम, ये तो हो गया। चौथा फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। वहां पे तो क्या हो रहा था, पेड़ के नीचे भी बैठ के पढ़ रहे थे, गुरुकुल में तो पढ़ रहे थे। बट अभी हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉपर एक क्लासरूम चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे हम पढ़ पाए। इस वक्त भी आप लोग जैसे ऐसी जगह पे बैठ के पढ़ रहे होगे, या मैं ऐसी जगह पे बैठ के पढ़ा रही हूँ जहाँ पे हम पढ़ा पाए और आप पढ़ पाओ, है ना। सो वी नीड अ फिजिकल एनवायरनमेंट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे भी बैठ के कुछ भी पढ़ लेंगे, ठीक है। यानी कि आपको एक सराउंडिंग चाहिए, जैसे हमने इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स बनाए हैं या बिल्डिंग्स बनाई हैं, या ऑनलाइन के लिए भी काफी अच्छे अच्छे जो टेक्नोलॉजी सेट की है, स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए हैं। सो देयर इज अ फिजिकल एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर? ठीक है, आसान सी चीज है, कुछ नहीं है, इसको सिर्फ लर्न मतलब याद रखना है आपने इस चीज को, ठीक है। ओके, अब हम मैं आपको ये स्टार्ट करवाती हूँ। आधा हम आज करेंगे ये, आधे हम कल करेंगे, ठीक है।
These are just the philosophies which are related to education. Philosophy का मतलब क्या होता है, पहले मुझे ये बता दो. दर्शन शास्त्र कहते हैं हम हिंदी में. फिलॉसफी का मतलब क्या है? An idea through which you lead something. हाँ जी. तो सबकी अपनी अपनी होती है फिलॉसफी, है ना. मतलब सबका अपना आइडिया होता है, सबकी अपनी एक थिंकिंग होती है, एक व्यू पॉइंट होता है जिसको हम आइडियोलॉजी होती है बेसिकली, जिसको हम फिलॉसफी कह देते हैं, है ना. तो यहाँ पे भी एजुकेशन की कुछ फिलॉसफीज हैं, यानी कि कुछ आइडियाज, कुछ अप्रोचेस या कुछ व्यू पॉइंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट. तो हर समय में, समय मतलब अगर हम बहुत पुराने समय से बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास गुरुकुल या मठ सिस्टम होता था कि मठ में गए हैं पढ़ने के लिए या गुरुकुल में गए हैं. तो वो जो सिस्टम था, वहां से अगर हम यहाँ तक, जहां तक आज हम आए हैं, तो अलग अलग आइडियोलॉजीज आई हैं बीच में, है ना. किसी में कोई आइडियोलॉजी है, किसी कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई टीचर को इंपॉर्टेंस दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई लर्नर को इंपॉर्टेंस दे रहा है ना. तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट आइडियोलॉजीज आई हैं, वो आपको यहाँ पे सीखनी है. फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? आइडियलिज्म. नाम याद रखना है और ये याद रखना है कि ये किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. ठीक है. आइडियलिज्म क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू आइडिया. ठीक है, ये आप कुछ नहीं है. आइडियलिज्म जब आएगा ना, इतना नहीं पढ़ना, ये पैराग्राफ आपकी नॉलेज के लिए दिया है, बट जो मैं बोलूंगी वो सुन लो. आइडियलिज्म क्या है? गांधी जी को याद कर लेना. आइडियलिज्म का क्वेश्चन आए या आइडियलिज्म कहीं दिखे तो इट इज ऑल अबाउट, या फिर गुरुकुल सिस्टम को याद कर लेना कि रूल्स को फॉलो करना. आइडियलिज्म मतलब एक आदर्श ले लेना अपना, आइडल, आइडल जिसको हम कहते हैं, किसी को आदर्श मान के चलना, यानी कि आदर्शों पर चलना, रूल्स को प्रॉपर फॉलो करना, एक भी रूल को ना तोड़ना, यानी एक स्ट्रिक्ट फिलॉसफी है ये. मतलब इनके अकॉर्डिंग, जैसे गुरुकुल सिस्टम में होता था कि अर्ली मॉर्निंग उठ के ये करना है, वो करना है, फिर अपना मतलब एक प्रोसेस है. आजकल तो हमारे यहाँ पे बहुत लीनियंसी है हर चीज में, बट उस वक्त में नहीं होती थी. तो वो सारी चीज आइडियलिज्म है. ठीक है. एंड ये लोग माइंड एंड सोल को इंपॉर्टेंस देते थे. यानी आज की स्टडीज वो नहीं है जो आपको मेडिटेशन के लिए कहती हैं, या जो आपकी माइंड को स्टडी करने के लिए या सोल को स्टडी, आत्मा को पढ़ने के लिए कहती हैं, वो नहीं है हमारे पास, है ना. लेकिन वो वाली जो उनकी स्टडीज थी, वो वैसी ही थी जो आपको माइंड एंड सोल को स्टडी करने, यानी सेल्फ को स्टडी करने के लिए कहती थी. एंड उसी हिसाब से पढ़ाती थी, यानी कि स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेके जाती थी. दैट इज ऑल अबाउट आइडियलिज्म. समझ गए? यानी वो कहते हैं कि हम सैल्वेशन की तरफ हमें जाना है, या फिर हमें एनलाइटन होना है. ठीक है, जैसे बुद्धा एनलाइटन हुए थे, यानी कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो हमें पता चलता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये सब चीजें. प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल हमारी होती है. वो सब चीजें जब हम पढ़ते हैं, दैट इज आइडियलिज्म. क्लियर? क्लियर है? Yes, ma'am. जगाओ. Like ma'am, गांधी जी की आइडियोलॉजीज थी like सत्य और अहिंसा, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उसके अराउंड रिलेट की. हाँ हाँ हाँ. और ये कुछ नाम आपने याद रखने हैं: फ्रोबल, कांत, प्लेटो, स्वामी विवेकानंद, दयानंद. ये जस्ट फॉलोअर्स हैं जो कि ये मानते थे कि आइडियलिज्म सही है. मतलब आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना चाहिए और ऐसी स्टडीज ही हमें करनी चाहिए, एंड वी शुड फॉलो द रूल्स हमेशा. ठीक है. देन नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है जी, कंस्ट्रक्टिविज्म. कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? जिसके अंदर ये माना जाए, कंस्ट्रक्टिविज्म आज की डेट में फॉलो करते हैं. ठीक है. आज की डेट में क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि लर्नर अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करे एक्टिवली क्लासरूम के अंदर, ये माना जाता है. एक मिनट. देखो, ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये बिहेवियरिज्म के साथ ऑपोजिशन में है. ठीक है. ऑपोजिशन में क्यों है? क्या हुआ? चलो मैं कल कंटिन्यू करूं इसको. इज इट फाइन? Yes, ma'am. जितना आज करवाया है वो कर लेना. ठीक है. Yes, ma'am. हाँ Okay, जी, मैं कल कंटिन्यू करती हूँ. Take care. Bye.